है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो 2019 में संशोधन किया गया है, उस संशोधन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि 2006 का जो एक्ट है उसमें संशोधन तो कई बार किया गया है। लेटेस्ट संशोधन 2015 में किया गया है, लेकिन अब जो नया संशोधन एक आया है अभी हाल ही में, यानी पिछले वर्ष में 2019 में संशोधन किया गया है, जो 10 मार्च 2019 से लागू है। यानी कह सकते हैं कि आज की डेट से लगभग 1.5 साल पहले संशोधन हुआ है। तो 2019 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो है सबसे लेटेस्ट संशोधन है, ये आज की डेट यानी आपका सितंबर 2020 की तारीख की बात कर रहा हूँ कि सितंबर 2020 तक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में सबसे लेटेस्ट संशोधन 2019 का है, जो 10 मार्च 2019 से लागू हुआ है। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए तारीख महत्वपूर्ण है। कुल 20 धाराओं में संशोधन किया गया है और अनुसूची 3 में संशोधन हुआ है। तो टोटल जो धाराएं हैं जिसमें संशोधन हुआ है, 20 धाराएं हैं जिसमें संशोधन किया गया है, और एक संशोधन अनुसूची 3 में हुआ है, और अनुसूची 3 में 2 धाराओं में संशोधन हुआ है। तो उन 20 धाराओं की ये लिस्ट है, 3 भागों में मैंने बांटा है उसको, और अनुसूची को इधर लिख दिया हूँ। तो अब इन 20 धाराओं में जो संशोधन हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ये संशोधन 3 तरह से होते हैं, ठीक है, और 3 क्या उसको 4 अगर मैं मान लूँ तो एक संशोधन होता है किसी प्रोविजन को हटा देना, जिसको निरसित खंड कहते हैं, रिपेल खंड कहते हैं। एक संशोधन होता है कि पहले से कोई प्रोविजन है उसमें कुछ परिवर्तन करना, जिसको संशोधन कहते हैं, ठीक है, लीगली उसे संशोधन कहते हैं। एक होता है कि किसी विषय पे पहले से कोई उपबंध नहीं है, कोई नया प्रोविजन जोड़ना, ठीक है, कोई नई धारा जोड़ना, नया खंड जोड़ना, नया क्लाज जोड़ना, इसको कहते हैं इंसर्टेड करना, ठीक है, अंतः स्थापित करना इसे कहते हैं। और जब कोई उपखंड पहले से होता है या कोई धारा पहले से लिखी हुई होती है और उसको हटा करके पूरी तरह से वहाँ पे नई बात लिख दी जाती है, तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट किया जाना, यानी प्रतिस्थापित किया जाना, ठीक है। तो इस तरीके से इस खंड में आप देखेंगे तो प्रतिस्थापित भी हुई है धाराएं, रिपील भी धाराएं हुई हैं, अंतः भी स्थापित किया गया है, और संशोधन भी हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सबसे पहली धारा है वो धारा 24 खंड 4 है, जिसमें आयुक्त के आदेश को पहले लिखा हुआ था कि आयुक्त का जो आदेश होगा वो अंतिम होगा, लेकिन अब क्या किया गया है कि धारा 210 के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। यानी धारा 24 के तहत कमिश्नर जो आदेश देता है उसका आदेश अंतिम माना जाता था, लेकिन 2019 के संशोधन से लिख दिया गया कि धारा 210 के अधीन रहते हुए अंतिम होगा, अर्थात धारा 210 में उसे चैलेंज किया जा सकता है, और धारा 210 के तहत राजस्व परिषद या कमिश्नर को अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों या अधिकारियों के अभिलेखों को मंगाने की शक्ति होती है, जिससे उसकी वैधता और औचित्य को वो चेक कर सकें। सेम इसी तरीके से धारा 38 खंड 4 में भी सेम यही बात बताई गई है। वहाँ भी कमिश्नर के आदेश अंतिम होने की बात लिखी हुई थी, लेकिन अब लिख दिया गया कि धारा 210 के अधीन रहते हुए अंतिम होगा, इसलिए मैंने यहाँ डैश डैश कर दिया कि सेम यही बात यहाँ भी कर दिया गया है। उसके बाद धारा 66 खंड 3 में कलेक्टर का आदेश अंतिम होना लिखा हुआ था, अब वहाँ भी लिख दिया गया कि धारा 210 के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। तो बस अंतर यह है कि 66 खंड 3 में कलेक्टर शब्द है, बाकी 24 खंड 4 और 38 खंड 4 में कमिश्नर शब्द लिखा हुआ था। 69 खंड 3 ग में संशोधन हुआ, ध्यान दीजिए, 69 के खंड 3 ग में संशोधन हुआ है। क्या लिख दिया गया कि यहाँ लिखा हुआ था पहले कि सामान्य उपयोगिता की भूमि के विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान, अब 1-2 शब्द और जोड़ दिए गए हैं इतना
कि संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान होगा। यानी सामान्य उपयोगिता की भूमि के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान होगा। पहले ये दो शब्द नहीं था, ठीक। उसके बाद धारा 72 खंड 1 ग में संशोधन जो हुआ है उसमें क्या है, ये धारा 72 जो है पैनल से संबंधित है, अधिवक्ताओं का पैनल। उसमें लिखा हुआ मंडलीय मुख्यालय के लिए एक या उससे अधिक मंडलीय शासकीय अधिवक्ता होंगे। पहले ये लिखा हुआ था कि हर मंडल के लिए, मंडलीय मुख्यालय के लिए एक जो है मंडलीय शासकीय अधिवक्ता पैनल होगा, राजस्व होगा। अब वहां लिख दिया गया है कि जो परिषद के सर्किट न्यायालयों से संबंधित कार्यों का भी देखभाल करेगा। यानी अब वो न केवल मंडलीय मुख्यालय के लिए परिषद जो पैनल होगा वो काम करेगा, बल्कि जो परिषद के सर्किट न्यायालय हैं यानी परिषद से जुड़े और न्यायालय हैं उनमें भी संबंधित कार्यों की देखभाल करेगा जो उसे दिया जाएगा। धारा 80 पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दी गई है धारा, ठीक है। धारा 80 पहले किसी खंड में नहीं था, ठीक है, पैरा पैरा करके लिखा हुआ था, बिना किसी खंड के था। अब यहाँ पे खंड भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, खंडों में बांट दिया गया है धारा 80 को, और पूरी तरीके से धारा नंबर वही है लेकिन इसे पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, मैटर पूरी तरीके से बदल दिया गया है। धारा 80 भूमि के उपयोग को बदलना से संबंधित है, ठीक है, यानी भूमि के उपयोग को बदलने, ठीक है, से संबंधित था। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि चेंज ऑफ लैंड यूज जो पुराना एक्ट का आपका था, जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, उसमें धारा 143 था। धारा 143 को राजस्व संहिता की धारा 80 में रख दिया गया है, ठीक है, जिसमें कृषि भूमि को आप किसी आवास के प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो पहले आपको जो है इसे चेंज करवाना पड़ेगा इसकी उपयोगिता को। तो वही धारा 80 था बिना किसी खंड के, अब इसमें खंड भी जोड़ा गया और पूरी तरीके से मैटर को बदल दिया गया। अब इसमें जो है भूमि को चेंज कराने के बारे में थोड़ा सा नया प्रावधान किया गया है कि जिन भूमियों की उपयोगिता आज आप नहीं भी चेंज कर रहे हैं, भविष्य में आपको करना है, आवास बनवाना है या कोई फैक्ट्री वगैरह स्थापित करना है, तो स्थापित करने से पहले यानी भविष्य के प्लानिंग को आज भी आप चेंज करवा सकते हैं, धारा 80 खंड 2 में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ मैंने उसको पूरा डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि इतना जगह भी नहीं था कि मैं पूरा उसको लिख सकूं। आप लोग धारा 80 को देख सकते हैं या जो वीडियो इस पे ऑलरेडी बनाया जा चुका है धारा 80 पे, उस वीडियो में आपको वो मिलेगा, लेकिन वो वीडियो आपको YouTube पे ऐसे फ्री में आप उसे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको जो पेमेंट निर्धारित किया गया है उसका भुगतान करके ही आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पूरे राजस्व संहिता पे, ठीक है, वीडियो बनाया जा चुका है। पूरी राजस्व संहिता पे कोई भी धारा नहीं बची हुई है, हर एक धारा पे वीडियो बनाया जा चुका है, ठीक है। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो पब्लिक किए गए हैं जिसको आप बिना किसी फीस के भुगतान के आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन शेष जो वीडियो हैं उसके लिए एक जो न्यूनतम फीस निर्धारित किया गया है उसका भुगतान करके ही आप उसे देख सकते हैं। तो धारा 80 को डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को परचेज करके देख सकते हैं। इसी तरीके से जिन धाराओं में, जैसे धारा 110 हो गया, धारा 108, ये सब जो है उत्तराधिकार से संबंधित यहाँ उत्तराधिकारियों की लिस्ट दी गई है। इनका उल्लेख यहाँ मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। ऑलरेडी इस पे जो वीडियो बनाया जा चुका है उत्तराधिकार पे, उस वीडियो में उसका पूरा उल्लेख 2019 के संशोधन के साथ किया गया है। उसके बाद धारा 81 में संशोधन हुआ है, लिखा हुआ है 81 में पहले क्या लिखा हुआ था कि जब भूमि की उपयोगिता चेंज की जाती है तो उस भूमि पे प्रभाव क्या पड़ेगा। अब मालगुजारी वगैरह से छूट मिल जाता है, जाहिर सी बात है, जब वो भूमि कृषि प्रयोजन के लिए नहीं उपयोग की जा रही तो जो उस पर मालगुजारी होती है उससे छूट मिल जाएगी, जो उत्तराधिकार का नियम होता है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे वही 81 में उसका प्रभाव बताया गया है। तो 81 में भी संशोधन किया गया है कि धारा 81 में लिखा हुआ था कि धारा 80 में, ठीक है, 80 के प्रभाव बताए गए थे कि 80 के क्या प्रभाव अब होंगे, 81 में बताया गया था। तो अब यहाँ क्या लिखते हैं कि 80 के स्थान पर 80 खंड 1 रख दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले 80 में कोई खंड था नहीं, अब उसमें खंड रख दिया गया है। तो किस खंड का प्रभाव 81 में बताया गया है, वो 80 खंड 1 का प्रभाव बताया गया है। उसके बाद धारा 89 खंड 3 में परिवर्तन एवं, ठीक है, धारा 89 खंड 3 में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है? खंड 4 को, धारा 89 खंड 3 में एक तो परिवर्तन किया गया है, दूसरा, ठीक है,
अब काफ़ी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया है, क्योंकि 89 खंड 3 में यही बताया गया था कि किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से ज़्यादा भूमि अर्जित करने की छूट नहीं दी जा सकती, यानी 12.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि अर्जित करने की छूट नहीं थी। लेकिन अब 12.5 एकड़ से ज़्यादा भी भूमि अर्जित कर सकते हैं कुछ दशाओं में। लेकिन अगर उसमें भी एक पैरामीटर है कि अगर इतने से इतना भूमि अर्जित करते हैं तो कलेक्टर का परमिशन लेना होगा, इतने से इतना भूमि अर्जित करते हैं तो आयुक्त का परमिशन लेना होगा, इतने से इतना भूमि अर्जित करते हैं तो राज्य सरकार का परमिशन लेना होगा। तो ये सब नए प्रोविजन जोड़े गए, 89 खंड 3 में परिवर्तन किया गया है और एक नया खंड 4 जोड़ दिया गया है। ठीक, जिसमें अभी जो मैं परमिशन की बात कर रहा था, कमिश्नर, आयुक्त, कमिश्नर, कलेक्टर और राज्य सरकार की, वो खंड 4 में लिख दिया गया है। धारा 94 भी पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दी गई, धारा प्रतिस्थापित कर दी गई है। जो बात यहाँ पहले लिखी हुई थी धारा 94 में पट्टा पर देने पे मनाही लिखा हुआ था, पुरानी बात जो लिखी हुई थी इसमें, पुरानी संहिता यानी संशोधन से पूर्व, वो ये लिखा हुआ था कि कोई भी भूमिधर या आसामी अपनी भूमि को पट्टे पे नहीं उठा सकता है। ठीक है, तो भूमि पर पट्टे पे उठाने पर रोक था कुछ दशाओं के सिवाय। वही लिखा हुआ था धारा 95 एवं धारा 96 के अधीन, या कोई कृषि भूमि किसी शिक्षण संस्थान को दिया जाना है। ठीक है, तो ऐसे प्रयोजन के लिए छूट दिया गया था। अब उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, वो बात ही नहीं रही, उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। अब वहाँ पे सीधे किसी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि को निजी पट्टा दिया जा सकता है, किन किन प्रयोजनों के लिए दिया जा सकता है, ये उल्लेख धारा 94 में कर दिया गया है। ठीक, धारा 95 भी पूरी तरीके से प्रतिस्थापित कर दी गई है धारा। अब यहाँ पहले धारा 95 में उन व्यक्तियों की लिस्ट दी गई थी जो अक्षमता के आधार पर अपनी भूमि को पट्टे पर उठा सकते थे। अब उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, कहूँ तो उसका नामो निशान मिटा दिया गया। ठीक है, अब धारा 94 के तहत पट्टे पे भूमि उठाई जाती है, और पट्टे पे भूमियाँ कैसे उठाई जाएंगी, उसकी औपचारिकता कैसे है, लिखित होगा कि मौखिक होगा। ठीक है, इससे संबंधित पूरा प्रावधान धारा 95 में कर दिया गया। वही लिखा, पट्टा किस प्रकार किया जाएगा, उसका पर्यावसान तथा उठाने वाला कोई विवाद। ठीक है, तथा उठने वाला कोई विवाद, यानी पट्टा से संबंधित उठने वाला कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका भी निपटारा धारा 95 में कर दिया गया है। इसके बाद धारा 96, 97, 103, ये 3 धाराएं ऐसी हैं जो पूरी तरीके से रिपील कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। धारा 104 संहिता के उल्लंघन में किया गया पट्टा या हितों का अंतरण का शून्य होना। ठीक है, यहाँ भी पहले यही लिखा हुआ था, इसी से संबंधित प्रावधान था, तो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि संहिता के उल्लंघन में किया गया पट्टा या हितों का अंतरण अब शून्य होगा, धारा 104। तो इसमें भी परिवर्तन हो गया, संशोधन हुआ है। 105 में खंड अंगा जोड़ा गया है, क्योंकि धारा 104 में जब कोई अंतरण या पट्टा अगर संहिता के उल्लंघन में किया जाता है तो शून्य होता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो वो धारा 105 में बताया गया था कि वो भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। अगर उस पर कोई कुआं है, वृक्ष है, फसल है, तो इस तरह से कोई और उस पर सुधार कार्य है तो वो सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में चली जाएगी। लेकिन 105 खंड अंगा जोड़ा गया और जिसमें लिख दिया गया कि धारा 105 के उपबंध धारा 94 के अधीन किए गए पट्टे पर लागू नहीं होगा। उसके बाद धारा 108 खंड 2 में संशोधन किया गया है। ठीक है, क्या संशोधन किया गया है, धारा 108 खंड 2 में ही पुरुष उत्तराधिकारियों की लिस्ट दी गई है कि पुरुष, किसी मृतक पुरुष के उत्तराधिकारी कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो उन उत्तराधिकारियों की पूरी यहाँ लिस्ट दी गई थी। उस लिस्ट में जहाँ जहाँ पुत्रों की बात की गई है, ठीक है, वहाँ वहाँ अब पुत्र हो, चाहे वो भांजा हो, ठीक है, चाहे भतीजा हो, चाहे वो पुत्र हो, ठीक है, जहाँ जहाँ बेटों की बात की गई है वहाँ वहाँ बेटियों को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हाँ, बेटियों की संख्या बढ़ा दी गई है धारा 108 में। अब इस पे जो वीडियो बनाया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, अब आप उसका जो है, लेकिन वो विदाउट पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है, पे करके ही उसको देख सकते हैं। वहाँ पूरे उत्तराधिकार की पूरी लिस्ट मैंने बहुत डिटेल में सब बताया है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। धारा 110 में महिला उत्तराधिकारियों का लिस्ट दिया हुआ है कि जब कोई महिला की मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारियों की लिस्ट क्या होगी, तो जहाँ जहाँ बेटों की बात की गई थी वहाँ वहाँ भी बेटियों को जोड़ दिया गया है। उसके बाद धारा 210 खंड 1 में संशोधन हुआ है। ठीक है, धारा 200 खंड 1 में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा के तहत परिषद या आयुक्त को अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के अभिलेखों को
उसके औचित्य एवं वैधता को चेक करने के लिए मंगाने की पावर दी गई थी, लेकिन ये तब जब उसकी कोई अपील ना हुई हो। ठीक है, जब उसकी कोई अपील ना की गई हो। अब क्या लिख दिया गया है, जब उसकी कोई अपील नहीं हो सकती, यानी अब कोई परिषद या राजस्व न्यायालय, परिषद या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अभिलेख को तभी मंगा सकता है जब उसकी कोई अपील नहीं हो सकती हो। अगर उसकी अपील हो सकती है तो फिर अपील होगी, उसे मंगाने की पावर नहीं दी गई है। उसके बाद ये तो हो गई धाराएं। अनुसूची 3 में एक संशोधन हुआ है। अनुसूची 3 में धारा 131 खंड 4 आप देखेंगे। अनुसूची 3 में जिन वादों की बात की गई है एक्ट में कि किन किन वादों का या विवादों का या एप्लीकेशनों का निपटारा कौन सी अथॉरिटी करेगी, फिर उसके आदेश की अपील कहाँ होगी, फिर उसके आदेश की अपील कहाँ होगी, सेकंड अपील कहाँ होगी, तो वादों का निस्तारण, ठीक है, किस आप देखेंगे तीसरी अनुसूची में तो उसको कई कालमों में बांटा गया। सबसे पहले धाराएं लिखी गई हैं, फिर उससे संबंधित मामले लिखे गए हैं कि किन मामलों का निपटारा होगा, फिर एक अथॉरिटी लिखी गई है, फिर 2 और अथॉरिटियाँ लिखी गई हैं, प्रथम अपीलीय सेकंड अपीलीय अथॉरिटियाँ। तो इस तरीके से धारा 131 खंड 4 के तहत आसामी की बेदखली से संबंधित धारा थी। तो आसामी की बेदखली के बारे में 131 खंड 4 और 133 में कोई व्यादेश वगैरह जारी कर दिया जाता है, उससे किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की बात की गई थी। तो यहाँ 131 खंड 4 133 के तहत जो मामले का निस्तारण करने की पावर था वो पहले तहसीलदार को था। ठीक है, अब तहसीलदार के स्थान पे उप जिलाधिकारी रख दिया गया है। तो एक अथॉरिटी को चेंज कर दिया गया 131 खंड 4 और 133 में तहसीलदार के स्थान पे अब क्या रख दिया गया है, उप जिलाधिकारी कर दिया गया है। तो तृतीय अनुसूची में केवल यही एक संशोधन हुआ 131 खंड 4 133 में, बाकी अनुसूचियों में कहीं कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपने 2019 के संशोधन को देख लिया। समय समय पे जितने भी संशोधन होते रहेंगे 2019 के बाद, मैं उसको एक अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा।